एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के दौरान हम सॉइल साइंस सब्जेक्ट की एक कोर्स टाइटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट की एक टॉपिक एसिड सॉइल्स एंड एसिड सल्फेट सॉइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था, उस वीडियो के दौरान हमने सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल यानी कि सैलाइन सॉइल्स, एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स, इन सब के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को जाना था। तो उसी तरह से इस वीडियो के दौरान हम एसिड सॉइल्स की फॉर्मेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि इनका रिक्लेमेशन, इनका मैनेजमेंट जो हम कह सकते हैं, इन्हें ठीक किस तरह से किया जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। इस प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट कोर्स टाइटल की जो दूसरे पहले की वीडियो हैं, जैसे कि हम कहें कि LCC, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसे वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड सॉइल्स के बारे में। एसिड सॉइल्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में। एसिड, आप जरा सोचिए, आप एसिड के बारे में क्या जानते हैं। मुझे लगता है कि आप जानते होंगे कि एसिड्स जो होते हैं वो पीएच स्केल के ऊपर हम उन्हें कहते हैं जो कि 7 से नीचे की पीएच रखते हैं, है ना। 7 से नीचे की कह सकते हैं ना, क्योंकि 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो 7 से जो बिलो पीएच के जो भी कंपाउंड्स हैं या जो भी सॉल्यूशंस हैं, है ना, तो उन्हें हम एसिड्स के रूप में कंसिडर करते हैं। और जबकि जो पीएच स्केल में 7 से आगे के हैं तो उन्हें हम एल्केलाइन या बेसिक, क्षारीय हिंदी में कहें तो उस तरह के नेचर के होते हैं। तो अब जरा आप सोचिए कि एसिड सॉइल्स कौन सी होंगी। वो सॉइल्स जिनकी पीएच ऑफ कोर्स क्या होगी, 7 से बिलो होगी, है ना। तो पर्टिकुलरली वैसे यूएसडीए की जो डेफिनेशन है, यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, उसके अगर हिसाब से देखें तो 5.5 जो पर्टिकुलर पीएच होती है, उससे नीचे की जो सॉइल्स हैं उन्हें हम एसिड सॉइल्स कंसिडर करते हैं। तो एसिड सॉइल्स आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा, है ना। अच्छा, पीएच पीएच क्या होती है आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। पीएच मतलब एक तरह से नेगेटिव लॉगरिथम होती है H प्लस आयंस की। नेगेटिव लॉगरिथम एक तरह से मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है ना, कि H प्लस आयंस की मोलर क्वांटिटी, या कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी चीज़ के अंदर H प्लस कितने ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, तो उसकी नेगेटिव लॉगरिथम जो हम निकालते हैं, तो उसी को हम पीएच या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के रूप में कहते हैं। तो पीएच वो होती है। तो उस पीएच की बेसिस पे हमने एसिड सॉइल्स को कहा है जिनकी पीएच 7 से बिलो कही गई है, ठीक है। तो अब ये एसिड सॉइल्स क्या होती हैं, तो आपको समझ आ गया, जिनके अंदर H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब देखिए कि एसिड सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से बनती हैं ये सॉइल्स, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हम ये देखते हैं, आफ्टर द रेस्पिरेशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर किसे कहते हैं हम, आप जानते होंगे कि भाई ऑर्गेनिक मैटर उसे कहा जाता है जिसके अंदर कार्बन अवेलेबल होता है। कार्बन से बनी हुई चीजें ऑर्गेनिक मैटर कही जाती हैं। तो वही कार्बन का जब डिकम्पोजिशन होगा तो उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, मतलब CO2 बनेगी। और वही रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन एक पूरा प्रोसेस होता है, जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होते हैं। तो उसमें से रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें CO2 रिलीज होती है। तो कुल मिला के ओवरऑल जब सॉइल्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तब उसका क्या होता है, तो देखिए इन रूट जोन CO2 प्रोड्यूसेस, CO2 प्रोड्यूस होती है, विच रिएक्ट्स विद H2O एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। यहाँ जो CO2 है वो सॉइल के अंदर जो H2 यानी कि पानी अवेलेबल है उसके साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, तो H2CO3। ओके, तो H2CO3 को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये जो H2CO3 है, अब ये फॉर्म जब हो चुका होगा, है ना, तो अब ये क्या करेगा, तो जरा देखिए ये जो H2CO3 है वो सॉइल की जो मिसेल है या सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल की क्ले है, मतलब जो कुल मिला के सॉइल की स्ट्रक्चर है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, इस तरह के जो आयंस अवेलेबल है उनके साथ जाके रिएक्शन करेगा। आ रही बात समझ में। H2CO3 जो है इस मिसेल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे अलग जो आयंस हैं उसके अंदर, अच्छा ये आयंस जो है, क्या पर्टिकुलरली मैं कहूँ कैटायंस जो है, धनायन जो है, ये वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, ये बेसिक कैटायंस है। बेसिक मतलब कह सकते हैं हम इनका, बेसिक मतलब क्या, आधारभूत वाला बेसिक नहीं, बेसिक इन द सेंस क्षारीय, है ना, जिनकी पीएच, जिनके कंपाउंड्स की पीएच क्या होती है, 7 से आगे की जाती है, 7 से 14 के बीच में होती है। तो वही बात करूं मैं, तो फिर ये जो H2CO3 है, इन
कैटायंस के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो कैटायंस है यहाँ एक इनसॉल्युबल फॉर्म में है, मतलब ऐसा है कि अगर इसके ऊपर पानी आएगा बारिश का तो उसके अंदर घुलेंगे नहीं, ये अपने आप सेफ पड़े। लेकिन जब ये H2CO3 इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तब जो मिसेल्स बनेंगे या कह सकते हैं तब जो कंपाउंड बनेंगे उनके अंदर हम देखते हैं ये कैल्शियम रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैल्शियम मैंने 60 लिखा हुआ है, Ca+2 60 में है, लेकिन H2CO3 के साथ रिएक्शन हुई तब यहाँ क्या हुआ, ये कैल्शियम 58 हो गया। 58 हो गया मतलब कैल्शियम का अमाउंट थोड़ा कम हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में ये है कि H2CO3 इनसॉल्युबल CaCO3 है ना, तो कैल्शियम किसी कंपाउंड के रूप में ही होगा। तो CaCO3 की जैसे इनसॉल्युबल कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करेगा तब वो क्या बना लेगा, तो हम देखते हैं CaHCO3। CaHCO3 मतलब क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। समझ आई आपको ये बात? कैल्शियम जो है H2CO3 जो है CaCO3 के साथ रिएक्शन करके CaHCO3 यानी कैल्शियम के बाइकार्बोनेट को फॉर्मेट कर लेता है। अभी जो बाइकार्बोनेट है वो सॉल्युबल होता है किसके अंदर, पानी के अंदर। तो अब जब ह्यूमिड रीजन्स के अंदर हैवी रेनफॉल होता है, तेज बारिश होती है, तब उस कंडीशन के अंदर जो बारिश का पानी है उसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है CaHCO3। अब CaHCO3 का हॉल्ट वाइज तो ये वाला जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स हैं या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं या किसी भी हम कहें बेसिक कैटायन यानी कि एल्केलाइन कैटायंस जब कह सकते हैं, तो उन कैटायंस जब घुल जाते हैं पानी के साथ तो वो लीच आउट हो जाते हैं, है ना, रिस जाते हैं नीचे वाली परतों में। तो सॉइल की जो ऊपर की सरफेस है, ऊपर का जो लेयर है वो कैसी रह जाती है, एसिडिक रह जाती है। क्यों? क्योंकि वहां के जो बेसिक आयंस थे वो तो नीचे चले गए। अब वहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसा कि यहाँ हमने समझा था, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम और सोडियम जैसे आयंस अगर नीचे चले गए तो यहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो उस वजह से उस लेयर के अंदर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयंस जब बढ़ जाते हैं तो उस वजह से उसकी पीएच जो है वो 7 से बिलो यानी 7 से कम हो जाती है। तो इस वजह से मतलब क्या हुआ, सॉइल्स एसिडिक हो जाती है। तो आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि एसिड सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एसिड सॉइल्स की, मतलब ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जो हमें एसिड सॉइल्स के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये लिखी है कि लेस नंबर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम एंड सोडियम कैटायन। ऑफ कोर्स ये चीज़ तो हमने फॉर्मेशन के अंदर ही समझ ली कि भाई कैटायंस जो है कैल्शियम मैग्नीशियम वाले ये तो लीच आउट हो चुके हैं। क्यों? बाइकार्बोनेट्स वगैरह बनने की वजह से रेनफॉल के जो वाटर आया उसके साथ नीचे लीच आउट हो गए, तो इनका अमाउंट या कह सकते हैं इनका नंबर जो होता है वो लेस होता है इन सॉइल्स के अंदर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो है एक्सेसिव एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ एल्यूमिनियम फेरस एंड मैंगनीज इन सॉल्युबल फॉर्म्स। हम यहाँ देखते हैं कि जो भाई कैटायंस कौन से थे, जो बेसिक कैटायंस थे वो नीचे जा चुके हैं, वो घुल के नीचे चले गए। तो वहां बचे कौन से थे, हमने कहा था मेन तो H+ आयंस थे, लेकिन साथ में कुछ और इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह भी तो बचेंगे। तो वो एल्यूमिनियम फेरस और मैंगनीज जैसे आयंस है, ये एसिडिक आयंस हो गए, है ना एक तरह से। तो ये वाले आयंस जो है वो इनका अमाउंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस वजह से ये सॉल्युबल फॉर्म में ज़्यादा होते हैं, एक्सेस फॉर्म में होते हैं, विच आर हार्मफुल टू दी क्रॉप ग्रोथ, है ना। तो ये अगर आयंस ज़्यादा होंगी सॉइल में तो क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, देखिए इस चीज़ को समझते हैं कि एल्यूमिनियम या फेरस वगैरह के जो आयंस है वो जो हम देखते हैं H2PO4 के रूप में आयन है। फास्फोरस के जो आयंस अवेलेबल होते हैं प्लांट के पास, प्लांट उसको ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन वो एल्यूमिनियम वाले आयंस जो है वो उसके साथ रिएक्शन करके एक तरह से इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइल फॉस्फेट बना लेते हैं। क्या चीज़ है ये, क्लियरली देखिए, इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइल फॉस्फेट, मतलब कुल मिला के ये फॉस्फोरस जो है वो एक इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर आ जाता है, एल्यूमिनियम की इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर आ जाता है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके। तो मतलब अब इसको प्लांट क्या नहीं कर पाएगा, जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा या अपने काम में नहीं ले सकता। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, मतलब फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसी वजह से नीचे मैंने लिखा भी है कि स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन अवेलेबल फास्फोरस। अवेलेबल फास्फोरस जो है उसकी कमी होती है किसके अंदर, एसिडिक सॉइल्स के अंदर, बिकॉज इट रिएक्ट विद द सिलिकेट्स एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड। बिकॉज यहाँ पे ये जो फास्फोरस है वो रिएक्शन करके इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से मेन कुछ खास बातें थी तो आपको पता होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में इसकी एसिड सॉइल्स।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल ऑफ एसिड सॉइल्स कैसे किया जाता है ना, मतलब एसिड सॉइल्स का कंट्रोल या कह सकते हैं हम रिक्लेमेशन, सुधार, ये सब कैसे किया जाएगा, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कोर्स टाइटल क्या है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। प्रॉब्लमेटिक सॉइल, उसमें कौन सी प्रॉब्लमेटिक सॉइल यानी एसिड सॉइल्स के बारे में बात कर ली, तो उसके मैनेजमेंट, एंड देयर मैनेजमेंट, उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें हम, तो व्हेन कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कंपाउंड, कौन से कैल्शियम के कंपाउंड, जैसे कि CaO, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, तो इन जनरल क्विक लाइम भी कहा जाता है, CaOH का हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, तो उन्हें जैसे जैसे हम आम भाषा में स्लैग्ड लाइम कहते हैं, ये बुझा हुआ चूना जैसे कह सकते हैं, और या CaCO3.MgCO3, ये कंपाउंड है जिसे कह सकते हैं डोलोमाइट। तो ये जो कैल्शियम की कंपाउंड्स हैं, है ना, तो व्हेन कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम आर अप्लाइड टू द सॉइल, जब एसिडिक सॉइल के अंदर अप्लाई किए जाते हैं तब क्या होता है, द सॉइल एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज्ड एज फॉलोइंग रिएक्शन। तो सॉइल की जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी किसकी वजह से होती है, आपने पहले ही समझ लिया है, H+ आयंस के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से। तो उसकी एसिडिटी किस तरह से कंट्रोल की जाएगी, देखिए ये कंपाउंड कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए CaCO3 एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो हमने सॉइल के ऊपर डाला, तो वो Ca+2 और कार्बोनेट, ये कैल्शियम और कार्बोनेट दो पार्ट्स में टूट गया, आयंस में टूट गया। अब ये देखिए जो ये कार्बोनेट्स हैं वो अवेलेबल जो H+ होगी, है ना, क्योंकि हमने देखा एसिडिक सॉइल्स में H+ ज़्यादा होंगे, तो उन H+ के साथ रिएक्शन करेगा और H2CO3 बना लेगा, फिर से कार्बोनिक एसिड बना लेगा। मतलब उल्टी गाड़ी चल रही है। जैसे पहले देखा था हमने कि H2CO3 बना था, देन उसके बाद उसने क्या कर लिया था, कंपाउंड इनसॉल्युबल फॉर्म में बनाया था, देन उसको नीचे ले गया था बेसिक कैटायंस को। वैसे ही हम कह रहे हैं अब H+ आयंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, H2CO3 बना रहे हैं, H2O और साथ में CO2 वापस बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, मतलब कुल मिला के सॉइल में रिलीज हो रही है। तो कहने का मतलब ये H+ आयंस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से, तो हम देखते हैं कार्बोनेट आयंस, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है, जैसे कि मिसेल है, सॉइल की जो मिसेल है वहाँ H+ आयंस बहुत सारे हो गए थे, तो उसमें जब कैल्शियम आयंस ने रिएक्शन करी, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, क्योंकि एक कैल्शियम+2 Ca+2, है ना, तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये 2 जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, एसिडिक सॉइल्स के अंदर बेसिक कैटायंस कम है, तो हम खुद बाहर से क्या कर रहे हैं, बेसिक कैटायंस को अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि वो आयंस जो है, जैसे कि हमारा कैल्शियम आयन, ये हमने बाहर से प्रोवाइड करा दिया, तो ये बाहर से प्रोवाइड हो जाने की वजह से H+ की कंसंट्रेशन को वापस लेवल अप कर देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एसिडिक सॉइल्स का रिक्लेमेशन किया जाता है, या कह सकते हैं हम सुधार किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं एसिड सल्फेट सॉइल्स के बारे में, है ना, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट के रूप में आप देख सकते हैं। तो देखिए कि एसिड सल्फेट सॉइल्स कौन सी होंगी, मतलब एसिडिक तो होंगी, इनकी pH 7 से बिलो तो होंगी, लेकिन किस वजह से होंगी, जैसे कि हम वहां देख रहे थे H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, उस वजह से हो रही। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली सल्फेट आयंस जो है, सल्फेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि SO4-2, है ना, SO4-2 आयंस जो होते हैं उन्हें हम सल्फेट आयंस कहते हैं। उनकी प्रेजेंस से, उनकी ज़्यादा हो जाने की वजह से इस तरह की सॉइल्स बन रही है, ठीक है। तो अब देखिए सॉइल्स विथ सफिशिएंट सल्फाइड, सल्फाइड, जैसे कि वहाँ TE लिखा हुआ है, यहाँ DE लिखा हुआ है, ये एकदम बेसिक के रूप में बता रहा हूँ मैं कि सल्फाइड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं S-2 वाले आयंस, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है इस चीज़ को। सल्फाइड्स कौन से हैं, S-2 वाले आयंस जो हैं सल्फर के, वो सल्फाइड कहे जाते हैं। SO4-2 वाले आयन सल्फेट कहे जाते हैं। तो अब देखिए ऐसी सॉइल्स जिनके अंदर सल्फाइड DE वाला सल्फाइड्स आयंस जैसे प्रेजेंट है, जैसे कि मान लीजिए फेरस के, या हम कह सकते हैं आयरन के सल्फाइड प्रेजेंट है, जिसको आम भाषा में हम पाइराइट कहते हैं, है ना, FeS2, ये याद भी रखना है आपको, FeS2 को हम पाइराइट कहते हैं। तो ये जो FeS2 वाले आयंस जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, टू बिकेम स्ट्रांगली एसिडिक व्हेन ड्रेन्ड, ड्रेन्ड है ये, ड्रेन्ड एंड एरिएटेड इनफ फॉर कल्टीवेशन। मतलब ऐसी सल्फाइड्स वाली जो सॉइल्स होती हैं जिनके अंदर S-2 वाले आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है फेरस के, तो वहां अगर पानी भरा हुआ है ना, तो उस जगह पे जैसे ही पानी रिमूव हो जाता है, डिरेंड हो जाता है ना, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन डिरेंड एंड एरिएटेड इनफ, एरिएटेड इनफ मतलब उसको ऑक्सीजन मिल जाती है। समझ आ रही है आपको ये बात, कि मान लीजिए ऐसी सॉइल है जहाँ FeS2 वाले आयंस प्रेजेंट है, वहाँ पानी भरा हुआ है, तो वहाँ से जब पानी डिरेंड हो जाएगा, निकल जाएगा, तो वहाँ पे सल्फेट, ये जो सल्फाइड्स हैं फेरस के, ये सल्फाइड्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे।
ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद ऑफकोर्स क्या बन जाएंगे, वो सल्फेट बन जाएंगे। सल्फाइड्स जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट में बदल जाएंगे। अभी जो सल्फेट में बदल जाएंगे तो कैसे सल्फेट में बदलेंगे, कंपाउंड क्या होगा, तो हम देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, H2SO4 बन जाएगा उस सॉइल के अंदर। अब ये एसिड ही बन गया किसी सॉइल के अंदर, तो ऑफकोर्स वो सॉइल क्या होगी, एसिडिक होगी। तो समझ आ गया आपको कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे बता दिया कि एसिड सल्फेट सॉइल्स होती क्या है और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन भी आपने अभी यहीं समझ लिया। व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन, जैसे ही पानी हटा वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सपोज हुई उसके, दीज सॉइल प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, इन सॉइल्स ने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया एंड रिलीज टॉक्सिक क्वांटिटीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड फेरस। और जिससे अब ये जो फेरस है रिलीज हो जाएगा। पहले तो FeS2 के रूप में बैठा था, लेकिन FeS2 और एल्यूमिनियम के इस तरह से कंपाउंड्स क्या होंगे, आयंस जो है वो रिलीज हो जाएंगे, जो कि हमने समझा था कि क्रॉप ग्रोथ के लिए सही नहीं है ना। तो इस तरह से था। एक चीज और लिख रखी है ASS, गलत मतलब मत निकालना। ASS मतलब एसिडिक एसिड सल्फेट सॉइल। ये एसिड सल्फेट सॉइल्स जो है इनको हम दो तरह से क्लासिफाई भी कर सकते हैं। कैसे, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल और दूसरी हम कह सकते हैं एक्चुअल सल्फेट एसिड सल्फेट सॉइल। पोटेंशियल का क्या मतलब है, ऐसा मान लो कि इनके अंदर पोटेंशियल है पूरी तरह से एसिड सल्फेट सॉइल बन जाने का। पोटेंशियल है इन द सेंस कि देखिए इनकी पीएच वैसे 7 से 4 से ज़्यादा होती है, मतलब 4 से ज़्यादा ऊपर, मतलब 5 6 7 से तो नीचे ही रहेगी, लेकिन 5 6 इस तरह से होती है, 4 से ऊपर होती है। क्यों, मतलब अभी तक ऐसा मान लीजिए इसके ऊपर पानी है ना, तो कंप्लीटली ये डिरेंड नहीं हुई है अच्छे से, है ना। तो इनके अंदर पोटेंशियल है पूरी तरह से एसिड सल्फेट सॉइल बन जाने का। जब इसमें से पानी वगैरह अच्छे से डिरेंड हो जाता है, कंप्लीट ये एसिड सल्फेट सॉइल्स में बदल जाती हैं, तब इन्हें हम कहते हैं एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल्स। इनकी पीएच जो होती है वो 4 से भी कम होती है। मतलब स्ट्रांगली एसिडिक वाली कंडीशन जो हम कह रहे हैं वो किस में आती है, एक्चुअल एसिडिक सल्फेट सॉइल्स के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होती है एसिड सल्फेट सॉइल्स। ओके, अच्छा एक चीज ये थी कि एसिड सल्फेट सॉइल्स जो है उनको हम डच लैंग्वेज में कैट क्लेज भी कहते हैं। जैसा कि इस वीडियो से जो पहला वीडियो था सैलाइन सॉइल्स एल्कलाइन सॉइल्स, उसको मैंने आपको बताया था सोलन चाक और सोलैंड्स कहते हैं रोमन लैंग्वेज में, है ना। तो उसी तरह से रोमन लैंग्वेज में नहीं, सॉरी, रशियन लैंग्वेज में कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ डच लैंग्वेज में आपको याद रखना है कैट क्लेज एक टर्म होती है, किसके लिए दी जाती है वो, तो हम देखते हैं एसिड सल्फेट सॉइल्स के लिए दी जाती है। ओके, तो एट लास्ट अब हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल। एसिड सल्फेट सॉइल की कौन सी खास बातें आपको याद रखनी है। जैसे कि एसिड सल्फेट सॉइल कंटेन अ सल्फ्यूरिक हॉरिजन विच हैज पीएच ऑफ, सल्फ्यूरिक हॉरिजन कहने का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर क्या होता है, एक सल्फ्यूरिक हॉरिजन होता है। आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर क्या थे, हमने सल्फाइड देखे थे, है ना, पायराइट FeS2 के बारे में बात करी अभी थोड़ी देर पहले। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि वहाँ पे एक तरह का सल्फ्यूरिक हॉरिजन होता है जहाँ पे सल्फाइड अवेलेबल है ना। वहाँ क्या है, लेस देन, सॉरी, विच हैज़ पीएच ऑफ लेस देन 3.5, जिस वजह से वहाँ पे पीएच जो है वो 3.5 से कम हो जाती है ना। सल्फ्यूरिक हॉरिजन होना मतलब क्या हो गया, सल्फाइड जो है सल्फेट में बदल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, तो उस वजह से यहाँ की पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई, है ना। लेस देन 3.5 भी देखी जाती है। प्लस सम अदर एविडेंस ऑफ सल्फाइड कंटेन, और अदर अलग अलग देख सकते हैं आयंस के सल्फाइड्स वगैरह भी देखे जाते हैं। इस वजह से यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा येलो कलर, वैसे तो सॉइल कहीं ना कहीं ब्राउनिश ही होती है, लेकिन पर्टिकुलरली येलो कलर जो है इसके अंदर एसिड सल्फेट सॉइल्स के अंदर देखा जाता है। आई बात समझ में। अब तीसरी चीज, और एक चीज देखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिडिटी रिजल्ट्स इन टॉक्सिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम फेरस सल्फाइड सॉल्ट्स। मतलब ज़्यादा यहाँ पे एसिडिटी हो रही है तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने लगेगी। टॉक्सिसिटी मतलब पर्टिकुलर आयंस, ऐसे आयंस जो कि एसिडिटी क्रिएट कर रहे हैं उनकी अमाउंट बढ़ जाएगा, तो प्लांट्स के लिए वो टॉक्सिक होगी ना चीज़, मतलब प्लांट्स उसको जल्दी से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, है ना, उसकी बाकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो मतलब कुल मिला के टॉक्सिसिटीज़ बढ़ जाएंगी किसकी, एल्यूमिनियम फेरस सल्फाइड सॉल्ट्स की, मैंगनीज की, और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट H2S की। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल है, आप उसको जब पढ़ेंगे तब आप रियलाइज होगा आपको कि एक पर्टिकुलर रिएक्शंस भी दी हुई हैं उसके अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि जो सल्फर है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2S बना लेता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। अभी जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, उससे क्या दिक्कत है, H2S ऑफन फॉर्म्ड इन लो लैंड राइस सॉइल, मतलब राइस की जो हम कह सकते हैं लॉ लैंड कल्टिवेशन जो होता है ना, मतलब
लॉ लैंड कल्टीवेशन जो होता है उसके अंदर जब हम देखते हैं H2S बहुत ज़्यादा जब अवेलेबल होता है तब वहाँ पे एक एल्कियोची डिजीज देखी जाती है। थोड़ा अलग अलग ही नाम सा है इसका, एल्कियोची डिजीज। इसको आप याद रखेंगे। ये जो एल्कियोची डिजीज देखी जाती है दैट प्रिवेंट्स राइस प्लांट्स रूट्स फ्रॉम अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट। अब ये डिजीज हो जाती है तो प्लांट बाकी के जो काम के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाता ना, तो उसको एक नाम दिया गया है डिजीज का जिसको हम कहते हैं एल्कियोची डिजीज, जिसको आप याद रखेंगे। ये किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है तो हम देखते हैं एसिड सल्फेट सॉइल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देखी जाती है। आगे बात समझ में। तो ये तो था सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल। इसकी नेक्स्ट स्लाइड मैंने नहीं बनाई है, नेक्स्ट तो हम सीधा थैंक्स फॉर वॉचिंग ही होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए जो कि है मैनेजमेंट ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल। मैनेजमेंट इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर ज़्यादा वो नहीं है कि हार्ड नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल है, तो उसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी, है ना। तो उसके अंदर मेन जो पहला टॉपिक है वो क्या है तो हम देखेंगे उसके अंदर कि जो एसिड सल्फेट सॉइल्स हैं, देखा आपने कि क्यों बनी है, तो पानी रिमूव हो गया एक तरह से, है ना। तो एरिएटेड जैसे ही हवा के कांटेक्ट में जब सॉइल आई तो उससे वो एसिड सल्फेट सॉइल्स बनी थी। तो इसका इलाज या कह सकते हैं एक तरह का मैनेजमेंट इस तरह से लिखा गया है कि उस पर फ्लडेड एरिया रखा जाए, मतलब पानी भरा हुआ रहे उस जगह पे। तो उस वजह से क्या होगा कि भाई पानी भरा हुआ रहेगा तो सॉइल्स कांटेक्ट में नहीं आएगी ऑक्सीजन के, ऑक्सीडाइज नहीं होगी, तो एसिड सल्फेट सॉइल्स नहीं बनेगी। लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका उसमें लिखा हुआ है कि वाटर टेबल जो है उसको मेंटेन करा जाए, मतलब देखते हैं ज़मीन के नीचे का जो पानी है ना, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके भी किया जा सकता है इसका मैनेजमेंट। और तीसरी चीज़ लिखी गई है लीचिंग या लाइमिंग एंड लीचिंग, है ना। जैसे लाइमिंग जो पहले एसिड सॉइल्स के अंदर हमने देखी थी, कैल्शियम के कंपाउंड्स वगैरह डालना, है ना, वो तो सबसे रामबाण है एक तरह से, है ना। क्योंकि किसी भी तरह की एसिड सॉइल्स हो उसके अंदर अगर हम कैल्शियम का अमाउंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो मतलब वो बेसिक चीज़, हम बेसिक क्या कह सकते हैं, मतलब एल्केलाइन कंपाउंड्स एक तरह से अवेलेबल करा रहे हैं, तो उस वजह से वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली वापस न्यूट्रलाइज होगी सॉइल, है ना। तो मतलब वो नॉर्मल या रिक्लेम की जा सकती है। तो इसका मैनेजमेंट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप उसे PDF से पढ़कर आराम से समझ सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने कंप्लीट कर लिया क्या, एसिड सॉइल्स एंड एसिड सल्फेट सॉइल्स, ASS। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट का एक और वीडियो कवर कर लिया, या कहें एक और टॉपिक कवर कर लिया। एक और टॉपिक कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं अब तक लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन LCC इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुका हूँ। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स इसके ऊपर एक वीडियो बन चुका है। अब ये जो है एसिड सॉइल्स एंड एसिड सल्फेट सॉइल, इनके बारे में भी आज हमने अच्छे से बात कर ली। उन दो वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और हमेशा की तरह इस वीडियो का भी जो कंटेंट है वो एक PDF के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज से।